हम लोग इसके पहले के लेक्चर में कुछ पीपीएम मोल फ्रैक्शन इनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज का जो ये लेक्चर होगा आपके सामने, आप सभी लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या होती है, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास डायलूशन मेथड अवेलेबल है, डायलूशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो हम ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बाई डायलूशन मेथड। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मलता हम कहते किसे हैं, पहले इसका हम लोग परिभाषा लिख लें। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ये नॉर्मलता का परिभाषा आपके पास है। इसमें छोटी छोटी चीजों को आप तोड़ करके समझो। आपके पास पूरे विलयन का आयतन चाहिए। पूरे विलयन का आयतन कितना हो, 1 लीटर हो, और उस विलयन में उपस्थित क्या हो, विलेय उपस्थित हो, और वो भी क्या, उसका ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मैंने आपको शुरू में ये बात बता रखा था कि हम नॉर्मलता हमेशा विलयन के रूप में व्यक्त तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ जो नॉर्मलता होती है या जो मूलरता होगी या जो मूललता होगी, ये सब विलेय की मात्रा के आधार पर होती है। यानी वास्तविक में होना चाहिए क्या, विलेय के सापेक्ष। तो हम लोग कहने के लिए बोल देते हैं कि विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता के बारे में जो हमने परिभाषा लिखा, उसके आधार पर यदि हम फार्मूले को तैयार करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मलता नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। इस तरीके से विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय और विलयन का आयतन लीटर में आपको चाहिए। लेकिन जरा इसका आप न्यूमरेटर देखो, यानी कि जो इसका अंश है, अंश में क्या परिवर्तन हो सकता है, वो आप ऐसे लिख सकते हो, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय का तुल्यांकी भार, और टोटल डिवाइडेड बाई विलयन विलयन का आयतन लीटर में। ये आपके पास देखिए, न्यूमरेटर को हमने चेंज किया, यानी कि अंश को हमने विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान चाहिए और विलेय का तुल्यांकी भार चाहिए, और उसके बाद पूरे आयतन से डिवाइड किया। ये आपका एक भाग हो गया। अब इसी तरीके से जरा देखें आप, यहाँ पर मैटर आता है कि हम तुल्यांकी भार की बात करते हैं। विलेय आपका कैसा है, विलेय आपका कौन सा है, उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो हम पदार्थ के तुल्यांकी भार पर चलेंगे। तो पदार्थ कौन कौन सा हो सकता है,
पदार्थ आपका अम्ल हो सकता है, पदार्थ आपका क्षार हो सकता है, पदार्थ आपका लवण हो सकता है, पदार्थ आपका आक्सीकारक हो सकता है, पदार्थ आपका अपचायक हो सकता है। ठीक, इतने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। तो उन पदार्थों का हम तुल्यांकीय भार निकालेंगे कैसे, उन पदार्थों के तुल्यांकीय भार की गणना हम करेंगे कैसे, और उसके बाद उसे ग्राम तुल्यांक में बदलने का तरीका तो हमें पता हो गया कि हम ग्राम तुल्यांक में कैसे बदलेंगे। हमें उस विलेय का द्रव्यमान चाहिए, कुछ न कुछ द्रव्यमान लेकर के हमने उस विलयन को बनाया होगा, तो अब उसके ग्राम तुल्यांक को निकालते समय उसका द्रव्यमान चाहिए और साथ ही साथ उसका तुल्यांकी भार चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए। इक्विवेलेंट वेट हमको उसका, जिसको बोलते हैं मास कहते हैं, इक्विवेलेंट मास हमको चाहिए। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मलता का यहाँ पर जो आपके पास ये रखा गया, इसके लिए एक फार्मूला मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। नॉर्मलता को हम व्यक्त करते हैं एन द्वारा, नॉर्मलता एन, और विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को हम लिखते हैं डब्लू। ठीक है, और आपका उसके बाद यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार हम लिखते हैं कैपिटल ई, और उसके बाद विलयन का आयतन लीटर में लिखने वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर हमने लिखा वी, लेकिन शर्त है क्या, लीटर में। तो हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया नॉर्मलता को कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मलिटी की गणना करने के लिए। अब आप जरा देखिए यहाँ पर खास बात क्या है कि अगर आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो क्या करोगे आप, इसको लीटर में बदलोगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी, लेकिन शर्त क्या है, अब वी किस में हो जाए, मिलीलीटर में हो जाए। तो क्या करोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूले का प्रयोग कर लिया। अब देखिए जी, यहाँ पर सब लोग ध्यान देना, नॉर्मलता आपने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मलता की गणना आपने कर लिया, नॉर्मलता कैसे निकालना है ये आपके सामने रखा हुआ है। अब समस्या क्या है कि हम लिख करके न्यूमेरिकल वैल्यू लिख करके छोड़ देते हैं, उसके मात्रक को नहीं लिखते हैं। लेकिन याद रखेंगे, जब कभी भी न्यूमेरिकल ऐसे आप सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर मात्रक को जरूर लिखने का प्रयास करिए। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक बराबर क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये नॉर्मलता का मात्रक हो जाएगा। अब आइए हम सभी लोग ये बात करते हैं कि नॉर्मलता जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने जो आ रहा है, वो चैलेंज क्या है, ये चैलेंज यहाँ पर है विलेय का तो आपका तुल्यांकी भार निकालना। विलेय का तुल्यांकी भार निकालते समय हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आइए हम विलेय का तुल्यांकी भार निकालने की बात करते हैं। विलेय का तुल्यांकी भार निकाला जाए तो अब पहला, विलेय का तुल्यांकी भार में पहला क्या हो सकता है कोई अम्ल हो, आपका विलेय कोई अम्ल हो। तो विलेय अगर अम्ल होगा तो उसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, उसके तुल्यांकी भार की गणना कैसे की जाएगी। तो अगर अम्ल है तब क्या करेंगे, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता ये निकालेंगे आप। अम्ल की क्षारकता, अम्ल का मोलर द्रव्यमान, तो अम्ल का तुल्यांकी भार यानी तुल्यांकी द्रव्यमान इसका, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब यहाँ जरा ध्यान देना, बड़ी मजेदार चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल रहे हैं, अम्ल का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई अम्ल की क्षारकता। अब यहाँ पर देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार, अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, अम्ल का मोलर, अम्ल का मोलर द्रव्यमान, अम्ल का मोलर द्रव्यमान, इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, डिवाइडेड बाई अम्ल की जो क्षारकता वहां लेते हैं हम लोग, अम्ल की जो क्षारकता निकालते हैं, तो अम्ल की क्षारकता क्या होगा, यह भी हो जाएगा पर मोल।
अम्ल की क्षारकता पर मोल। अब जरा देखिए यहाँ पर अम्ल की क्षारकता पर मोल आपके पास आ रही है, तो यहाँ पर पर मोल क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास तुल्यांकी द्रव्यमान किस में आ गया, ग्राम में आ गया। यहाँ पर ये चीजें हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर आखिर वो ग्राम में आ कैसे रहा है। तो मोलर द्रव्यमान आपके पास उसका मात्रक होता है ग्राम पर मोल, और उसके बाद तुल्यांकी जो बाहर निकाल रहे हो उसमें अम्ल की क्षारकता भी वो जो निकालते हैं हम लोग पर मोल निकालते हैं। तो इस तरीके से हम सभी लोग तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं, किसकी, अम्ल की। अब समस्या दूसरी क्या है, अम्ल की क्षारकता का मतलब क्या हुआ, अम्ल की क्षारकता किसे कहेंगे हम, अम्ल की क्षारकता होती क्या है। तो अब इसके लिए आप यहां ध्यान देंगे, अम्ल की क्षारकता का मतलब हो गया बराबर अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या, यानी H प्लस आयन कोई भी अम्ल जितना H प्लस आयन त्यागेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता। तो आपने जो भी विलयन तैयार किया, अगर अम्ल का विलयन तैयार किया तो अम्ल कितने H प्लस वहां दे सकता है, कितनी H प्लस देने की वहां पर संभावना है, उसके आधार पर उसका तुल्यांकी भार आप निकाल लोगे उसकी क्षारकता को ज्ञात करते हुए। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात आपके सामने करें, और वो एग्जाम्पल आपके पास है H2SO4 का, H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर, H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर, तो क्या हो जाएगा, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई H2SO4 द्वारा त्यागे गए H आयन की संख्या, त्यागे गए H आयन की संख्या क्या हो जाएगी, यानी हो जाएगी यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि H2SO4 क्या करेगा, 2H प्लस का त्याग करेगा, इसको बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल, इसको कहते हैं द्विक्षारकीय अम्ल, अर्थात यह 2H प्लस आयन का त्याग करता है। और इसका मोलर द्रव्यमान देखिए कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 गुणे 1 हो गया, प्लस सल्फर का 32 होता है 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन आपके पास है 4 है, यहाँ पर होता है 16, तो 4 गुणे 16 डिवाइडेड बाई ये 2, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जोड़ोगे 98 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49। ये 49 आपके पास क्या आ गया, 49 तुल्यांकी भार आ गया किसका, H2SO4 का तुल्यांकी भार हमने निकाल लिया। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ पर तुल्यांकी भार H2SO4 का निकाला, H2SO4 का तुल्यांकी भार जब निकाल लिया आपने, तो अब कहानी जरा देखिए, HCl का तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार, HCl को बोलते हैं एक क्षारकीय अम्ल, मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल मोनोबेसिक एसिड, इसका मतलब इसके द्वारा केवल एक H आयन त्याग किया जाएगा, एक H आयन का यहाँ पर त्याग होगा, इसलिए यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा, मोलर यानी अणुभार के बराबर जिसको कहते हो आप, मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। ये HCl मैंने उदाहरण लिया, और मैंने आपको क्या बताया, एक क्षारकीय अम्ल, यानी ऐसा अम्ल जो एक H आयन का त्याग कर सकता है, उसको हम एक क्षारकीय अम्ल कहेंगे, और उसका जो तुल्यांकी भार होगा उसके तुल्यांकी द्रव्यमान जो उसका होगा, इक्विवेलेंट मास जो उसका होगा उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप सभी लोग नॉर्मलता की गणना कर सकते हो, यदि आपको तुल्यांकी भार अम्ल का पता चल गया हो तो। ये अम्ल की बात किया। अब उसके बाद ऐसे ही, अब आपको कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ आपको एफर्ट नहीं करनी है। अब आप क्या करो, अब आप वही अम्ल की जगह क्षार लगा दो,
अम्ल की जगह क्षार लगाओगे तो यहाँ क्षार का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा और यहाँ पर क्षार की अम्लता कहलाएगी। यानी क्षार का तुल्यांकी भार बराबर, ठीक है, क्षार का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई क्षार की अम्लता। हाँ, क्षार की अम्लता, ये क्षार की अम्लता से निकालेंगे। अम्लता क्या है, उल्टा चलोगे आप लेकर के। अम्लता बराबर क्या होगा, अम्लता बराबर क्षार द्वारा, अम्लता बराबर क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या, क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या। जैसे CaOH का ट्वाइस की अम्लता बराबर होता है 2। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा 2 OH आयन यहाँ त्यागा जाता है। इसकी अम्लता आपके पास आ गई 2, तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार E बराबर क्या हो जाएगा, इसका अणुभार निकालोगे, कैल्शियम का 40 प्लस 16 दूनी 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन का, 2 हो गया हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 74, 74 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 37, 37 आ गया इसका तुल्यांकी भार, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार आपके पास आ गया 37। इस तरीके से आप ये तुल्यांकी भार अम्ल का निकाल सकते हो, क्षार का निकाल सकते हो। अम्ल और क्षार जब आपने तुल्यांकी भार इसका निकाल लिया, तो अब कुछ करना नहीं, इसके द्रव्यमान को तुल्यांकी द्रव्यमान से भाग दे दीजिए, द्रव्यमान को तुल्यांकी द्रव्यमान से भाग दे दीजिए, तो आपके पास आ गया क्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या आ गई। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या जब आ गई तो आप आराम से वही ग्राम तुल्यांक को पर लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपकी नॉर्मलता हो जाएगी। इस तरीके से आप तुल्यांकी भार की गणना किया अम्ल और क्षार का। अब उसके बाद इसी आधार पर अगर हम अगले की बात करें, हमारे पास और क्या है, तो आए जरा देखें। तीसरा हमारे पास क्या है, लवण का तुल्यांकी भार बराबर वही कहानी, लवण का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई लवण की संयोजकता, ठीक है, लवण की संयोजकता। तो लवण की संयोजकता, अब आपके पास अगर इसका उदाहरण लिया जाए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपके पास एग्जाम्पल है। अब सोडियम कार्बोनेट का यदि आप तुल्यांकी भार निकालना चाहोगे, सोडियम कार्बोनेट की पहले वैलेंसी आपको जाननी होगी, चाहे आप पॉजिटिव या नेगेटिव के सापेक्ष ले सकते हो। तो इसको अगर तोड़ करके हम लिखें, इसको तोड़ करके लिखा जा सकता है ऐसे, डबल माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव हो गया, या आप देखिए 2 नेगेटिव हो गया, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब हम सभी लोग यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट की गणना हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं वो जरा देख लीजिए आप। यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर 23 प्लस 12, 23 मल्टीप्लाइड बाई आपका 23 में गुणा करना है, गुणे 2 प्लस 12 गुणे 1 प्लस, अब यहाँ पर 16 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 46 प्लस 12 प्लस यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ेंगे तो 60 हो गया, 60 40 106 हो गया, 106 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 53। सोडियम कार्बोनेट का इस तरीके से आप तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हो। हमने अम्ल का बता दिया, हमने क्षार का बता दिया, हमने
लवण का बता दिया कि ऐसे आप तुल्यांकी भार की गणना कर सकते हो। और जब तुल्यांकी भार आपका निकल गया तो उसके बाद आप आराम से नॉर्मलता की गणना कर सकते हो। अब उसके बाद आइए जरा देखिए, हम यहाँ पर एक सिंपल सा नोटेशन बना दे रहे हैं। क्या? क्षारकता, क्षारकता या अम्लता या संयोजकता को n द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे जिसे संयोजकता गुणक गुणक कहा जाता है। संयोजकता गुणक कहा जाता है। ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मतलब n के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं, n के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता गुणक के नाम से जानते हैं। तो आप क्षारकता हो गया, अम्लता हो गया या संयोजकता हो गया, सबके जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हो, n का प्रयोग आपके द्वारा किया जा सकता है। अब उसके बाद नॉर्मलता जब आ गया तो इस पर एक्सरसाइज हम लोग एक साथ में कर लेंगे। आइए अगले टॉपिक को ले लेते हैं, और वह टॉपिक है मोलरता। मोलरिटी, मोलरता, मोलरिटी। ये अभी बहुत आसान वैसे ही है। ये 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे इसे m, कैपिटल M लिखेंगे आप, द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब अगर हम इसको फार्मूले में बदलें तो लिख सकते हैं मोलरता बराबर मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन।
लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना आप सभी लोग, कि नॉर्मलता हो या मोलरता हो, इसमें विलियन का आयतन चाहिए। विलियन का आयतन का मतलब समझ रहे होंगे कि विलेय और विलायक जब मिल गए हैं, उस दौरान जो आयतन बनेगा वो आयतन आपको चाहिए। इसलिए आप सभी लोग एक छोटी सी बात ध्यान देना, जो हम केयर नहीं करते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर, वह गलत हो जाएगा। क्या? आप किसी 1 लीटर के बर्तन में 1 लीटर विलायक लेकर उसमें विलेय पदार्थ को नहीं मिलाएंगे। आप क्या करेंगे? पहले विलेय पदार्थ को थोड़े से विलायक में घोल लीजिए। उसी 1 लीटर के बर्तन में थोड़ा विलायक ले लीजिए, उसमें विलेय पदार्थ को डालो और उसे घोल करके पहले आप पूरे विलेय को उसमें घोल लीजिए। ठीक है? अब विलेय जब आपका पूर्ण रूप से घुल जाए, तब विलायक को फिर से उसमें मिलाते जाओ और तब तक मिलाते जाओ जब तक उस 1 लीटर का बर्तन पूर्ण रूप से न भर जाए। ठीक, यानी जहां तक उसमें 1 लीटर का निशान बना हो, वहां तक आप बाद में विलायक को मिला करके मेंटेन कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। यह जो विलयन तैयार होगा, ये विलयन का आयतन कहलाएगा। यदि आप 1 लीटर विलायक पहले भर लो और उसके बाद उसमें विलेय पदार्थ को मिलाओगे, यहाँ आयतन क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। और हमारा प्रैक्टिकल, हमारा कोई भी अनुमापन, जिसको हम टाइट्रेशन कहते हैं, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए पहले थोड़े से विलायक में विलेय पदार्थ को घोल लो। घोलने के बाद अब फिर बाद में विलायक को मिला करके 1 लीटर पूर्ण कर लीजिए। ऐसे विलियन की बात हो रही है। तो यहाँ विलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए ऊपर वाला भाग क्या है, वो कैसे बदलेगा? लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड, हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाई विलेय का मोलर द्रव्यमान, और इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम पर मोल में। ये ग्राम पर मोल में इसका मात्रक हो गया। अब पूरे को डिवाइड करना है किससे? विलयन के आयतन से। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब आप जरा देखिए फॉर्मूला जो आपके सामने तैयार हुआ, क्या तैयार हुआ कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में हमको चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में हमको चाहिए, उसका विलयन का आयतन हमको लीटर में चाहिए। इतना करने के बाद अब जरा देखें इसको, हम सभी लोग फार्मूले में बदलें। मोलरता को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल एम द्वारा, विलेय का द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं स्मॉल डब्ल्यू द्वारा, और उसके बाद वहां पर विलेय की जो मोलर द्रव्यमान है, विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है, उसको हमने व्यक्त किया स्मॉल एम द्वारा, और विलयन के आयतन को हमने वी लीटर लिखा। वी लीटर, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इस फार्मूले का उपयोग करके हम सभी लोग मोलरता की गणना कर सकते हैं। लेकिन यदि आयतन आपका लीटर में न दिया हो, तो आपको पता है ये सिंपल सी बात है, जब उसे क्या करेंगे? उसे लीटर में परिवर्तित करेंगे। तो अब अगर ये वी आपका मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? W/M इंटू वी, और शर्त लगा दिया ml, और उसके बाद आपका ये 1000। इस तरीके से आप मोलरता की गणना कर सकते हो। अब यहां पर ध्यान देना, मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है। मोलर द्रव्यमान बार बार हम चर्चा में ला रहे हैं। मोलर द्रव्यमान का मतलब हो गया एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान। एक मोल है क्या? पदार्थ के मात्रा का जो है ये मात्रक है।
आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है ये। अगर किसी पदार्थ के मात्रा को हम लोग मात्रा को व्यक्त करना चाहते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मोल होता है। जैसे आप द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हो, द्रव्यमान को आप ग्राम में व्यक्त करते हो, द्रव्यमान को आप मिलीग्राम में व्यक्त करते हो, ये सभी मात्रक है, छोटे बड़े मात्रक है। वैसे ही आपका पदार्थ के मात्रा को यदि हम लोगों को व्यक्त करना होता है तो हमारे पास क्या है, वो मोल है। मोल के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। मोल शब्द का प्रतिपादन करने वाला, मूल शब्द का खोज करने वाला, मूल शब्द को देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो आपका जवाब होगा ओस्टवाल्ड था। और उसके बाद मूल शब्द का जो आंकिक मान दिया हुआ था, न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया हुआ था, वो कौन वैज्ञानिक था? अवागाड्रो थे। और अवागाड्रो नंबर के नाम से वो फेमस है, 6.023 10⁻23। यह जो है आपका अवागाड्रो संख्या कहलाता है। ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, मोलरता की गणना किया, मोलर द्रव्यमान आपके पास पता हो गया। द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से यदि आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या पता चल जाता है, मोलों की संख्या मिल जाती है। तो मोलों की संख्या अगर मिल गई, वही प्रति लीटर में उपस्थित हो गया, वही आपका कहलाएगा क्या, मोलरता। माय डियर्स ध्यान देना, नॉर्मलता और मोलरता दोनों में एक कहानी आप कॉमन देख रहे हो। दोनों में कहानी कॉमन क्या है, आयतन कॉमन है। दोनों में आयतन कॉमन है। और आयतन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, चार्ल्स के नियमानुसार ताप द्वारा ये प्रभावित होता है, इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। यदि हम ताप में वृद्धि करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगा। ताप में वृद्धि करने पर जब आयतन में वृद्धि होगा तो सीधी सी बात हो गई कि नॉर्मलता हो या मोलरता, उसके मान में कमी आएगी। यानी नॉर्मलता और मोलरता दोनों के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है, और ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता या मोलरता दोनों के मान में कमी होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होती है। इसलिए नॉर्मलता और मोलरता घटते हैं ताप वृद्धि करने पर। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये हाईलाइट करके आप लिख लीजिएगा। नॉर्मलता तथा मोलरता पर, नॉर्मलता तथा मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इनके मान ताप वृद्धि पर घटते हैं, क्योंकि आयतन बढ़ता है। क्योंकि आयतन बढ़ता है। ये कहानी नॉर्मलता और मोलरता की हो गई। नॉर्मलता और मोलरता आपके पास आ गए। अब जरा देखिए, हम सभी लोग नॉर्मलता और मोलरता की गणना एक के लिए किए। 1 विलियन है, 1 विलियन के लिए हम लोगों ने कर लिया। लेकिन अगर हम लोगों के सापेक्ष हमारे पास सामने जो है 2 विलियन आ जाएं, 1 विलियन की नॉर्मलता ज्ञात हो, दूसरे विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए, इसको हम बोलते हैं तानुता विधि, डायलूशन मेथड के नाम से जानते हैं। डायलूशन मेथड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 1 विलियन दिया हुआ है और कह रहा है इसको इतना डायलूट करने के बाद इसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी, इसमें इतना कितना विलायक मिला दिया जाए, कितना आयतन विलायक का मिला दिया जाए कि नॉर्मलता ये हो जाए। तो कहने का मतलब 1 विलियन की नॉर्मलता ज्ञात हो, उसके साथ ही दूसरे विलियन की नॉर्मलता अगर ज्ञात करनी हो, या एक की मोलरता ज्ञात हो, दूसरे की मोलरता हमें ज्ञात करनी हो, तो हम सभी लोग वहां पर नॉर्मलता समीकरण का प्रयोग करते हैं, या मोलरता समीकरण का प्रयोग करके इसकी गणना करते हैं। तो हम कहते हैं उसे डायलूशन मेथड, डायलूशन मेथड के नाम से जानते हैं, डायलूशन मेथड। ठीक है। तनुता विधि, इसमें
हम सभी लोग एक N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 का प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मलता समीकरण हो गया, इसे हम नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। नॉर्मलता समीकरण के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर मोलरता के सापेक्ष M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हमारा हो जाएगा, M2 V2 हो गया। इसे मोलरता समीकरण जो है ये भी आपका डाइल्यूशन मेथड का ही है, मोलरता समीकरण के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास अगर दो विलयन है, एक की नॉर्मलता ज्ञात हो दूसरे की ज्ञात कर सकते हैं, एक की मोलरता ज्ञात हो दूसरे की मोलरता हम सभी लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको थोड़े सा इसी कड़ी में नॉर्मलता और मोलरता की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो नॉर्मलता और मोलरता के सापेक्ष थोड़ी सी और बात करते हैं। इसी में चूंकि दोनों अलग अलग मैंने बता दिया और दोनों से संबंधित अब कुछ कॉमन बातें आपको मैं सिखा दूं। देखो जी, जब आपके पास नॉर्मलता ज्ञात हो जाए और आपसे कहा जाए कि नॉर्मलता से सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपको ज्ञात करनी है, चाहे नॉर्मलता दिया हो चाहे मोलरता दिया हो। तो नॉर्मलता और मोलरता के आधार पर हम सभी लोग सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक कैसे उसको व्यक्त किया जाएगा, आइए आपको सिखाता हूं। तो नॉर्मलता के सापेक्ष पहले सिखा रहा हूं कि नॉर्मलता के सापेक्ष हम ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसको आप सभी लोग हाईलाइट करके लिख लेंगे। यदि नॉर्मलता ज्ञात हो जाए तो, यदि नॉर्मलता ज्ञात हो जाए तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कैसे ज्ञात करेंगे, आओ मैं सिखाता हूं। ग्राम प्रति लीटर में कैसे उसे निकाला जाएगा, ठीक है। नॉर्मलता बराबर क्या है, W/E इंटू V है, यही आपके पास है। ये समीकरण आपने यूज किया है, V किस में है, ये लीटर में है, ठीक। अब ये जो V आपने लीटर में लिया हुआ यानी प्रति लीटर में निकाला इसको। अब मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये कहो ग्राम में मात्रा है, W क्या है, विलेय का ग्राम में मात्रा है, ठीक। V किस में है, लीटर में है। E क्या है, तुल्यांकी भार है। N क्या है, नॉर्मलता है, ठीक। अगर इसी W को निकाला जाए, अगर इसी W को निकाले हम लोग तो क्या हो जाएगा, W बराबर हमारे पास क्या होगा, N, बोलो भाई, N इंटू E इंटू क्या हो गया, V किस में, लीटर में, V लीटर में। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर यहां से निकालना है तो अब आप देखो यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर तुल्यांकी भार है, यहां पर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, क्या है यहां पर प्रति लीटर है, तो वी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ध्यान देना, नॉर्मलता, ठीक। इसका मात्रा क्या है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यहां पर वी इनवर्स है, यहां वी है, दोनों गए, तुम्हारे पास क्या आ गया, सांद्रता। यानी अब लिखोगे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर N इंटू ई, N इंटू ई, यानी क्या हो गया, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी द्रव्यमान, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी द्रव्यमान, ये हो गया सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। और आप जानते हो कि तुल्यांकी द्रव्यमान जो निकाले हो इसके जगह पर हम लोग वहां पर मोलर द्रव्यमान यूज किए, इसमें मोलरता में। तो अगर यही मोलरता के सापेक्ष हो जाए, अगर मोलरता के सापेक्ष निकालना, नॉर्मलता दिया हो और मोलरता दिया हो, नॉर्मलता दिया यहां निकाल लिया, यानी नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार कर दिया, आपके पास आ गया क्या, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आ गया। अगर यही मोलरता दिया होगा तो क्या करेंगे आप,
तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता ठीक इंटू मोलर द्रव्यमान, मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान। तुम्हारे पास हो गया मोलरता गुणे मोलर द्रव्यमान, मोलरता गुणे मोलर द्रव्यमान। इस तरीके से सांद्रता ग्राम प्रति लीटर निकाल सकते हो। यहाँ यदि नॉर्मलता या मोलरता ज्ञात हो जाए तो क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता दिया। तो विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करने का तरीका आपके पास दिया गया। ठीक है, ये रहा नॉर्मलता और मोलरता, और मैंने नॉर्मलता और मोलरता में जिन जिन बातों का जिक्र किया, जिन जिन चीजों को जोड़ा, वो शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद की कहानी, उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद बहुत ही मजेदार बात आने वाला है। वो क्या है, मोललता। मोललिटी, ये मोललता आने वाला है। मोललिटी, मोललता क्या है, पहले इसका मैं परिभाषा लिख देता हूं आपके सामने। मोललता कहते किसको हो, आप कहोगे 1 किलोग्राम, ध्यान देना बाबू, यहां पर आप सभी लोग ध्यान देना। यहाँ 1 किलोग्राम विलायक, यहां पर क्या करना है, मैंने इसके पहले वाले में बताया कि विलेय और विलायक को पहले घोल लीजिए, उसके बाद विलायक को मिला करके 1 लीटर आयतन बना लीजिए। यहां क्या करना है, 1 किलोग्राम विलायक लेना है, उस 1 किलोग्राम विलायक लेने के बाद उसमें विलेय को मिलाना है। यहाँ पूरा का पूरा विलायक 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में, अब सीधी सी बात हो गई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अगर आप सोच पा रहे हो तो आप सोच सकते हो, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। इसका मात्रक मोल पर केजी, इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। ठीक है, यानी यहां पर आपको सबसे खास बात जो देनी है, ध्यान देनी है, वो क्या है कि आप 1 किलोग्राम विलायक लेकर के उसमें विलेय को मिला करके विलयन बनाएंगे, और उस दौरान की सांद्रता की बात यहां पर करनी है आपको। और वो में क्या था, आपको विलयन, पूरे विलयन का आयतन 1 लीटर होना चाहिए, यहां पर 1 किलोग्राम विलायक ही चाहिए आपको। तो अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक का चाहिए, यहां पर विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, अब मोलों की संख्या निकालने का तरीका आपको पता है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हो आप, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय का मोलर द्रव्यमान
विलेय का मोलर द्रव्यमान किसमें? ग्राम पर मोल में। ग्राम पर मोल में ध्यान देना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? विलायक। विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में। याद करने के लिए सब लोग याद कर लोगे, लेकिन बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया उस बात को ध्यान रखो। कैसे बनाना है आपको, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आप अगर नॉर्मलता मोलरता वाले में जाओगे, यानी आयतन वाले शब्द में जाना है, तो पूरे विलियन का आयतन 1 लीटर होना चाहिए। और जब आपको द्रव्यमान वाले में आना है, मतलब कि मोललता में आना है, तो इसमें विलायक पूरा का पूरा 1 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद उसमें विलेय पदार्थ को आपको घोलना है, और तब आपका वो कहलाएगा मोललता। अब देखिए, यहां द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के ऊपर आयतन का, द्रव्यमान के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और द्रव्यमान के ऊपर अगर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सीधे आप कह दोगे कि मोललता के ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है, और उसके बाद द्रव्यमान प्रभाज, ये सब ऐसे हैं जिनके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात, आपके पास सिंपल सी जानकारी आपको दे दिया गया नॉर्मलता, मोलरता और मोललता को लेकर के। ये जो टॉपिक हम लोगों ने अध्ययन किया, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। अब यहां से विलियन के और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अब प्रारंभ होंगी, ठीक है। और इसमें हम सभी लोग टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक को अध्ययन करने के बाद हर टॉपिक से संबंधित कुछ जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और एक एक लेक्चर आपको हम बताते रहेंगे, और उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल का समय जब आएगा तो न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। एनसीईआरटी बेस, नीट बेस, जेई मेंस और एडवांस बेस जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम आपको हल कराने का प्रयास करेंगे।